अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज़? हाँ, अच्छा। यहाँ पे नहीं ना पता चलता। पार्टिसिपेंट, अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वाला सिस्टम बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। बेटा काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है? जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं प्लीज़ कंफर्म करें आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। क्या वॉइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप लोगों ने बेटा नोट्स ले लिए? नोट्स, ये मैंने आपसे कहा था नोट्स ले लीजिएगा। ये सारी फाइनेंस का सारा पोर्शन है। नोट्स नहीं लिए? ठीक है। क्या आपने नोट्स नहीं लिए? ले लिए? चलो, नहीं लिए तो ले लीजिएगा। आज हमने शुरू कर देना है। जी बेटा। अच्छा, हम चैप्टर 17 से आगाज करेंगे। चैप्टर 17, यहाँ पे जो चैप्टर है नोट्स में जो चैप्टर है आज मैं भेज दूंगा बेटा। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। वैसे तो आप फोटो कॉपियर से मंगवा सकते हैं हार्ड फॉर्म में। बेहतर है हार्ड फॉर्म में रखें अपने पास नोट्स। तो जो बच्चा आप में से घर से पढ़ने वाले हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। मैं या फोटो कॉपियर का नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। वो आपको आपके घर तक पहुंच जाएंगे नोट्स। बेहतर है हार्ड फॉर्म में रखें, क्योंकि हार्ड फॉर्म में सामने क्वेश्चन होता है तो मिस्टेक्स भी रेक्टिफाई हो सकती हैं। जी, अभी हमने चैप्टर 17 से स्टार्ट करना है। इसमें एमसीक्यूज भी हैं, उनके सॉल्यूशन भी हैं और तमाम मटेरियल है इसमें। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट हम कैसे लेके चलेंगे। तो बाकी इम्पोर्टेंट एरिया हाईलाइट किए थे। अभी फिलहाल हम चैप्टर 17 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सब बच्चे जो हैं अभी कॉपीज ओपन कर लें। नोट्स आपके पास नहीं है कोई नहीं, जाती दफा फोटो कॉपियर से ले लें। कल आपके पास नोट्स होने चाहिए, फायदा आपका ही है। जो लाहौर में नहीं है उन्हें मिल सकते हैं जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके घर पे आ जाएंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा बस मुझे, या मैं व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा फोटो कॉपियर का ग्रुप में। तो आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करें, वो आपको आप तक भेज देगा नोट्स आपके घर तक, जो लाहौर से बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आपको बेटा, ये ज़रा एक लाइट ऑफ करें ये वाली ना, ताकि डिस्प्ले प्रॉपर आ जाए। कोई एक अगली वाली जो है ना, नहीं, हाँ बस ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा तो वैसे चैप्टर 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आई कैप स्टडी टेक्स्ट हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं उम्मीद करता हूँ माजी की बेस पे कि इसमें से लाजमी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 12 to 15 17 मार्क्स का। ठीक है, 12 to 15 या 17, मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स का।
तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। हमारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। अगर आप इस दफा पढ़ भी रहे हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल इस दफा पढ़ने का भी मूड नहीं है और आपने माजी में भी नहीं कभी देखा सुना, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं ये भी डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल भी कहते हैं। जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल भी कहते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर का सबसे पहले नोट्स में ये चीजें नहीं होंगी, मतलब नोट्स में तो सीधा सीधा टाइप हुआ है। मैं फ्लो चार्ट से पढ़ाता हूँ। जरा फ्लो चार्ट का फायदा होता है कि आपको एक पूरे ओवरऑल टॉपिक की पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो जो फ्लो चार्ट हमें इस चैप्टर का है वो क्या बता रहा है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने, हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, और इनमें से याद कुछ नहीं करना, जो याद करना है वो मैं लिखूंगा। जस्ट नॉवल रीडिंग है, न्यूज़पेपर टाइप रीडिंग है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहते हैं। जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स कौन सी हैं, बल्कि वो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, बेहतर है एज अ सेपरेट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, यानी अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमें कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की अप्रेजल टेक्निक्स कौन सी हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स कहते हैं, वो मैंने अप्रेजल नहीं लिखा, अप्रेजल कहते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल टेक्निक्स, तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब सीए फाइनल में जाके आप सही पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से। फिलहाल अभी आप बस ये ज़हन में रखें, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं। कितनी टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जी, सबसे पहले हमें ये बताओ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं। जी, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है किसी ने, सबने पढ़ी होगी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या फर्क है, सब नहीं बोलेंगे जी, कोई एक जी आप बता दें बता। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं होता, हैवी अमाउंट का होता है, वन ऑफ होता है। किसी एसेट को एक्वायर करने से या एसेट रिलेटेड कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे होता है। ठीक है, तो जिसे आप अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं ना, हम उसे डिसीजन मेकिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पर आप एक
जमीन खरीद के लैंड परचेज करके उस पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं और उस फैक्ट्री में आप प्लांट भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। प्लांट इंस्टॉल करके लैंड फैक्ट्री सेटअप करके आप उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना बनाकर सेल करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको यही आएगा कि कंपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये एसेट्स परचेज करना चाह रही है जिनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहा जाएगा, और इनके नतीजे में कंपनी प्रोडक्ट बना के जब बेचेगी तो अगले 5 साल तक आपको ये सेल का डाटा, रेवेन्यू दिया होगा। जो इनकम स्टेटमेंट का डाटा होता है वो सारा दिया होगा, और आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा होगा बाय यूजिंग फलां टेक्निक, जो भी हम लिखेंगे नाम, बाय यूजिंग दिस टेक्निक एडवाइस whether company should undertake this capital investment or not। समझ आ रही है बात आपको? यानी ये टॉपिक डिसीजन मेकिंग का है। किसका टॉपिक है? ऐसी डिसीजन मेकिंग जिसका डाटा 1 साल से ज्यादा का होगा लाजमन, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है ना, वो 1 साल से ज्यादा का होता है। पढ़ा होगा आपने क्या लॉन्ग टर्म होता है। समझ आ रही है? तो इस टॉपिक को लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग टर्म। जो आप कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं या पढ़ेंगे, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, वो 1 साल से ज्यादा की नहीं होती। जो हमारा ये टॉपिक है ये उसी की एक्सटेंशन है। पहले ये कॉस्ट अकाउंटिंग में होता था, अब उन्होंने वो जब अलहदा किया तो इधर ट्रांसफर कर दिया। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। अब डिसीजन मेकिंग के तरीकाकार हैं इसमें। वो 3 तरीकाकार में सबसे पहला मेथड जो है, जो सबसे आसान भी है, उस मेथड का नाम है पे बैक पीरियड। क्या नाम है? यानी ये वो पहला मेथड है जिससे पहले डिसीजन मेकिंग होती है। वो आपको क्वेश्चन में कहेगा बाय यूजिंग पे बैक पीरियड रिकमेंड वेदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल, और ये पहला मेथड है डिसीजन मेकिंग का, पहला वे आउट है जिससे आप फैसला कर सकते हैं। दूसरे मेथड का नाम है, शायद ये पहले भी कभी आपने सुना हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यूएम में शायद आपने सुना हो। तो मेथड नंबर 2 क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेथड नंबर 3 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आईआरआर भी कहते हैं। तो ये क्यूएम में आपने बहुत थोड़ा सा इसके बारे में सुना होगा या किया होगा, यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी आता है। तो कितने मेथड्स हैं डिसीजन मेकिंग के बच्चों? 3 मेथड हैं, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इनमें अगर एग्जामिनर कह दे बाय यूजिंग पे बैक पीरियड एडवाइस वेदर प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइस, बाय यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कह दे ठीक है। अगर वो साइलेंट हो, सिर्फ वो ये कहे एडवाइस, क्या कहे? एडवाइस वेदर प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट, साइलेंट हो, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड अप्लाई होगा वो ये है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज सुपीरियर टू ऑल टेक्निक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज सुपीरियर टू, अगर एग्जामिनर बताए ना मेथड में खामोश रहे, तो आपने किस मेथड को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसीलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू ही मेन टॉपिक है असल में। आप समझ लें शायद ये तो आप 15 से 20 मिनट में सारा चैप्टर बाकी रिवाइज कर लें, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ही आपका टाइम लगेगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में 2 तरह की हमें जरा सीखना है। सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कोई मसला नहीं है, आपको पेपर में सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं आती। आपको जो पेपर में नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है वो कॉम्प्लेक्स एनपीवी है। सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं आती, बल्कि क्या आती है? कॉम्प्लेक्स एनपीवी, ये पेपर में होती है।
और कॉम्प्लेक्स एनपीवी को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 4 एडजस्टमेंट तकरीबन लाजमी होती हैं। अगर कम होंगी तो वो संभाल आसान हो जाएगा। मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट्स उसमें होंगी। अब ये फ्लो चार्ट हमें क्या बता रहा है कि जनाब थोड़ी सी तो बेसिक पढ़नी है, फिर हमने डिसीजन मेकिंग के 3 मेथड्स पढ़ने हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जीज या टाइम इन्वेस्ट होगा वो किस मेथड पे होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 10 मिनट की बात है। कॉम्प्लेक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़नी है हमने, और कॉम्प्लेक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू में स्टोरी यही होगी कि कंपनी एक प्रोजेक्ट करने जा रही है और उससे अगले 4 साल फायदा होगा, 4 साल में इतनी सेल होगी, ये वो सारा डाटा इनकम स्टेटमेंट का आपको दिया होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनपीवी में 4 चीजों का इस्तेमाल होता है। आपको रेलेवेंट और इरेलेवेंट डाटा खिचड़ी दिया होता है, मिक्सचर दिया होता है। आप लोगों ने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो तो आपको पता है डिसीजन मेकिंग में सिर्फ कौन सा डाटा यूज होता है जो रेलेवेंट टू द डिसीजन होता है। तो पहली इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एनपीवी में क्या इस्तेमाल होगी? रेलेवेंट कॉस्टिंग। क्या इस्तेमाल होगी? रेलेवेंट कॉस्टिंग। दूसरा, दूसरी जो इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर आपने कभी फाइनल अकाउंट देखा हो, फाइनल अकाउंट का एक सवाल होता है जिसमें 5-7 एडजस्टमेंट्स होती हैं। शायद एक टॉपिक होता है कंसोलिडेशन, शायद पता नहीं है, वो आपने पढ़ा है, उसमें भी ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक एडजस्टमेंट। तो इसमें भी ये 4 एडजस्टमेंट्स लाजमी है तकरीबन। क्या नाम है दूसरी एडजस्टमेंट का? एनपीवी विद इन्फ्लेशन। एनपीवी विद इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ ना चीजों की जो प्राइसेस हैं बढ़ती रहती हैं। तो आपको अगर वो कहते हैं सेल प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट है और ये 25 ही रहेगी अगले 5 सालों में, तो इसका मतलब है देर इज नो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। और अगर वो ये कहते हैं कि 25 रुपीज की प्राइस पहले साल होगी, लेकिन लेटर ऑन प्राइसेस हर साल क्या करेंगी? 10% पर एनम इंक्रीज करेगी, तो अब आपको वो अगले हर साल की प्राइस को इन्फ्लेट करके लेना है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 कौन सी होती है? एनपीवी विद। इसी तरह जो आप प्रोजेक्ट से कमाएंगे उस पर टैक्स भी देंगे, तो एनपीवी विद टैक्सेशन। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 होती है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 होती है एनपीवी विद वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये 4 एडजस्टमेंट जिस क्वेश्चन में है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और जितनी एडजस्टमेंट्स कम होती जाएंगी क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ये फ्लो चार्ट है जी इस टॉपिक का, आपकी कॉम्प्लेक्स एनपीवी का। हाँ, सिंपल एनपीवी से पहले भी यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बेसिक्स का पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं उसे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये भी क्यूएम में पढ़ा हुआ है आपने। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सब्जेक्ट का रजिस्टर सेपरेट रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होनी है बाद में, चीजें मिलनी नहीं। सेपरेट रजिस्टर रखें ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे। डेट वाइज रिकॉर्ड करते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको इशू हो। हाँ जी, लें जी, ये पूरी पिक्चर है हमारे इस टॉपिक की। तो इसको करने से हम, अच्छा इसके ना सवाल ज्यादा हैं, जानबूझ के ज्यादा। मैंने तकरीबन सारे ही जो पुरानी कॉस्ट के थे सारे रखे हुए हैं। ये अब इतने लेंथी आते नहीं, अब थोड़े शॉर्ट आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। इस टॉपिक की आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें गिवन डेटे को आपने अरेंज करके सिर्फ क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अकल का इस्तेमाल ज़रा कम है और लेबोरियस टास्क ज़्यादा है। तो ये इसीलिए चैप्टर शुरू किया कि इसमें आपको सीधा सीधा दिया हुआ डाटा आपने अरेंज करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैंने जो नोट्स है ना मैं उन्हीं को यहाँ पे कॉपी करूंगा और उसमें चीज़ें बताता जाऊंगा, ताकि जब आप घर जाएं तो आपको नोट्स में से चीज़ें मिल जाएं और आपने उसी में से देखते रहें। ये फ्लो चार्ट आपने नोट्स पे बना लेना ताकि आपको बाद में पता चले कि मैंने क्या क्या करना है और हम किस तरतीब से चलेंगे।
बाकी आप नोट्स ले लीजिएगा। क्या आपको ये नजर आ रहा है लिखा हुआ? लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो अगर किसी बच्चे को नजर ना आ रहा हो तो काइंडली आप आगे आ जाएं। वो असल में उसका फॉन्ट ऐसा है जी। क्या आपको ये नजर आ रहा है? उम्मीद है जब मैं बोलूंगा तो कुछ ना कुछ नजर आ जाए। आप आगे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट, हमारे पास बड़ी जगह है अभी। तो लें जी, पहला जस्ट डिस्कशन है, कुछ नहीं याद करना, बस आप देखें चुप करके। हाँ जी, कहता है सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये हम कर रहे हैं डिस्कस। हाँ जी, सबसे पहले ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, मतलब पहला टॉपिक है, उसके अंदर 1.1 यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1 है। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पहला टॉपिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। तमाम वो इन्वेस्टमेंट जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का होगा। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स जिनमें आपको जो एनुअल इनकम आएगी वो मोर देन 1 ईयर हो। उसकी एग्जांपल्स क्या है, वो कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आप प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं जिससे कि आप क्या बनाएंगे, एक नई प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इसकी एग्जांपल नंबर 1 है। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द न्यू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो जो प्लांट परचेज करेंगे जिससे आपने प्रोडक्ट बना बना के बेचनी है, दैट प्लांट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्ट को बना बना के जो बेचेंगे उसको बनाने में जो खर्चा होगा वो रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसिव है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फैक्ट्री और अ न्यू, पूरा एक नया बिजनेस खड़ा कर देना, पूरी एक नई फैक्ट्री खड़ी कर देना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दूसरी मिसाल है जी। तीसरी, एक्सपेंशन ऑफ करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये क्या होती है, मिसाल के तौर पर हमारा इदारा 10,000 यूनिट्स पर मंथ बना रहा है, लेकिन आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कस्टमर ही खत्म नहीं हो रहे। आप कहते हैं इसको 10,000 से बढ़ा के क्यों ना 18,000 पे कैपेसिटी पे ले जाएं। तो वो जो 8,000 आपने अपनी कैपेसिटी में एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए अपने प्लांट को अपग्रेड करना या मॉडिफाई करना पड़ेगा। दैट इज that upgradation, that addition is also your capital investment। उसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, इसमें ये होता है कि आपकी एक पुरानी मशीन है जो अपनी लाइफ के एंड पर है, पुरानी मशीन बेच के नई लाना, तो वो जो नई आप लेके आ रहे हैं दैट इज आल्सो योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट कहते हैं। पुरानी के साथ नई लाना वो रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट इज एडिशन। पुरानी बेच के नई लाना दैट इज रिप्लेसमेंट। और आखिरी क्या है, एक्विजिशन ऑफ अ, कोई भी चलता हुआ बिजनेस अपने साथ खरीद लेना, जिसको मर्जर एक्विजिशन भी कहते हैं। जैसे जैज ने वारिद को एक्वायर किया अपने साथ, जैज वारिद का जो मर्जर हुआ है पता ना सबको, जैज ने वारिद को एक्वायर किया। तो अब आप चाहे जैज का कार्ड ले लें या वारिद का कार्ड ले लें, जो भी कार्ड आप लोड करेंगे वो आपके अकाउंट में, वो सेल फोन का वो ऐड हो जाएगा बैलेंस। इज इट क्लियर? तो वो जो जैज ने वारिद को एक्वायर किया है वो जैज की क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या हमें बात समझ आ गई? कुछ नहीं याद करना, एक अवेयरनेस देनी है व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई। हाँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये सारी वही एग्जांपल हैं जो क्वेश्चन में दी होंगी स्टोरी, और इन स्टोरी में से आपको एडवाइस करना है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों करता है कोई इदारा, तो उसकी 4 रीजंस हैं, 4 रीजंस हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी चीज आई कि आपकी किताब में नहीं है, जो चीजें आई कैप की किताब में आएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा जो आई कैप की किताब से भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यही मेरे नोट्स का फायदा है बस, कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलना है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 4 मकासद हैं। पहला मकसद उसका क्या है, सॉरी जी, पहला मकसद ये है कि इदारा चाह रहा होता है कि उसके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में फॉल ना आए, मेंटेन रहे, जिसके लिए वो वक्तन फवक्तन मशीनरी अपडेट करता है, रिप्लेस करता है, पुरानी को बेच के नई लेके आता है, ताकि पुरानी मशीन हमारी खराब चीजें ना बनाए, पुरानी मशीन की क्वालिटी जो होती है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो। तो इदारा अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाह रहा होता है। दूसरा मकसद क्या हो सकता है, मेंटेन करने के साथ साथ आप अपना इदारा
अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहा होता है कैपेसिटी बढ़ा के। तीसरा इदारे का मकसद क्या हो सकता है, प्रॉफिट वैसे तो बढ़ाना मकसद नहीं है, कॉस्ट कम करना है। जो हमारी पुरानी मशीन है उसकी कैपेसिटी भी 1 लाख यूनिट है, नई मशीन की कैपेसिटी भी 1 लाख यूनिट है, लेकिन जो नई मशीन बनाने पर 1 यूनिट बनता है ना, उसको बनाने पे जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो कम आती है। 1 यूनिट बनाने की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या आती है, इसलिए हम नई मशीन लाना चाह रहे हैं, कॉस्ट सेव करना चाह रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट में इजाफे की वजह बनेगा। या चौथी वजह क्या हो सकती है, इदारा अपना इमेज इनहांस करने के लिए कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करता है। मिसाल दे मुझे, इमेज इनहांस करने के लिए क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बोलना नहीं, सबने जिसको पता हाथ खड़ा करें। इमेज इनहांस, आप अपनी रिप्यूट अच्छी वाह 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 के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या हो सकती है? जी जी, किसमें? नहीं, ये इमेज एनहांसमेंट के लिए इसको नहीं कहेंगे हम, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं इसको इमेज एनहांसमेंट में नहीं ला रहा। इमेज एनहांसमेंट से मुराद, चलो और बेहतर समझ लो, कोई भी सोशल वेलफेयर का काम करना। अब बताओ चलो, और मैंने क्लैरिफाई कर दिया, इमेज एनहांसमेंट थ्रू सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सोसाइटी की वेलफेयर करे। बताओ, इस पे तो अब तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दिया मैंने। वापडा का हॉस्पिटल चल रहा है फिरोजपुर रोड पे, वापडा, लेस्को वापडा, वापडा वालों का अपना हॉस्पिटल चल रहा है। इसी तरह कई ऐसे इदारे हैं जिनके अपने स्कूल्स, सब्सिडाइज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कई ऐसे इदारे हैं, समझ आ रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं उनके, जो भी है मुझे नहीं पता। मतलब शौकत खाना को तो वो तो है ही वैसे नॉन प्रॉफिट, लेकिन अगर मैं कहूँ शौकत खानम एक कमर्शियल इदारा है, तो शौकत खानम अपने अंडर जितनी भी वो एक्टिविटीज करेगा, वो सारी उनकी जो सोशल वेलफेयर के लिए होंगी वो सारी उसमें आती हैं। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इसलिए की जाए ताकि इदारा सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करे। कहीं पे सैलाब आया है तो लोगों में टेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई आफत आई है तो वहां पर डॉक्टर्स को इंगेज किया जा रहा है, यार कोई परेशानी की बात नहीं है, हम डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल के 15 डॉक्टर वहां भेजेंगे हम अपने खर्चे पे। ये जो इदारा काम करता है, हॉस्पिटल बना दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिए, समझ आ रही है आपकी, जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, वो इदारे की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इमेज एनहांसमेंट के लिए होती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, एक इदारा है जो कसूर, कसूर एक शहर है छोटा सा, कसूर में काम कर रहा है, कसूर का पानी साफ नहीं है, वो चमड़े का काम बहुत होता था वहां पे, ठीक है, तो उनका जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो पीने के काबिल नहीं है, केमिकल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया आपने ताकि उस शहर के लोग जो हैं उनको साफ पानी मिले, जगह जगह लगा दिया हर लोकेलिटी में। ये किसने लगाया जी, बाटा कंपनी ने ये सर्विस का, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता लगा है कि नहीं। तो लेकिन इसी तरह फैसलाबाद में भी है मसाइल पानी के, जिन जिन इलाकों में पानी खारा है, गंदा है, पीने के काबिल नहीं है, या आपकी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, तो वो वाटर फिल्ट्रेशन एंड जो भी वाटर का क्लियरेंस प्लांट है वो लगा दे, तो ये ठीक है। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट इदारा कर रहा है वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट फायदा है ये, इदारे का इमेज, वहां पे बोर्ड लगा होता है बाहर, आपके इदारे का बोर्ड लगा होगा जो कि डेफिनेटली इनडायरेक्ट पब्लिसिटी है आपके इदारे की। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? ये भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ, उस प्लांट को चलाने का खर्च है, ऑपरेटिंग है, लेकिन लगाना, इंस्टॉल करना, दैट इज योर कैपिटल। आगे चले, नहीं समझ आ रही? चलें नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहते हैं? जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हर रोज नहीं हो रही होती, मैं हर रोज नए नए जायज, हर रोज वारिद की तरह के इदारे हर रोज नहीं खरीद रहा, ऐसी ट्रांजैक्शन वन ऑफ होती हैं, इनमें पैसे भी ह्यूज अमाउंट के लगते हैं, इसीलिए कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेटा उसकी डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो डिसीजन मेकिंग करने को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यानी करें या ना करें इस कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, या अमेरिकन किताबों में क्या कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपके शेयर होल्डर की वेल्थ में क्या हो,
इजाफा हो। शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़े, यानी कंपनी ऐसा फैसला ले, ऐसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे जिससे आपकी कंपनी के जो शेयर्स की मार्केट प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में वो बढ़ जाए। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ती है तो शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ती है, ठीक है। तो आ जाए जनाब, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ने से वेल्थ बढ़ती है। पेपर में वो पूछ लेगा एमसीक्यूज में कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मकसद ये है, नीचे ईपीएस मैक्सिमाइजेशन नहीं है, नहीं है, ईपीएस प्रॉफिट को कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यस। शेयर होल्डर हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना या ये चैप्टर है ये लॉन्ग टर्म का है, तो प्रॉफिट 1 साल का होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो अब से ऑनवर्ड आपने जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताना है साथ। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो बढ़ती कैसे बताओ? अगर आपके फैसलों से, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइसेस बढ़ी, इसका मतलब आपके फैसले दुरुस्त हैं। और अगर आपके फैसलों से दिन ब दिन आपकी कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस गिर रही है तो लोग आपके फैसलों को माइंड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि फैसले सही नहीं है, उनका इतराज है आपके फैसलों पे, तभी तो आपकी मार्केट वैल्यू गिर रही है। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की क्या खूबियां होती हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की क्या खूबियां, तो मैं एक एक लाइन तो नहीं पढ़ूंगा, काम की बातें बताऊंगा। तो बुलेट नंबर 1 ये कहता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में कोई ना कोई एसेट आपने परचेज करना होता है शुरू में। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो शुरू में आपने कोई ना कोई एसेट, वो एसेट नॉन करंट एसेट भी हो सकता है और वो एसेट करंट भी हो सकता है। नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट कहते हैं और करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो आपके दोनों तरह के एसेट्स हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स और दूसरे कौन से, करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद पैसे भी थोड़े बहुत नहीं लगते, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होती है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको बदले में आपकी जो इनकम है, आपके बेनिफिट्स हैं, इदारे के रिटर्न्स हैं, उनमें क्या होता है, इजाफा होता है। उसके बाद जो आप एसेट खरीद रहे हैं वो एसेट सारी जिंदगी नहीं चलना, उसने कुछ साल चलना है, उसके बाद आपने उसको, तो उसकी कोई ना कोई रेजिजुअल वैल्यू होती है। ये क्या चीज बताया जा रहा है कि जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट की क्या खूबियां हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में कोई फिक्स एसेट भी आ रहा होगा, कोई करंट एसेट भी होगा, हो सकता है, फिक्स लाजमी है। दूसरे नंबर पर प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे अच्छे खासे पैसे लग रहे होंगे आपको, प्रोजेक्ट 1 साल से ज्यादा अरसा चलेगा, प्रोजेक्ट के एंड पे आपका वो एसेट बिक जाएगा कबाड़िए को, उसकी कोई ना कोई रेजिजुअल वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो मैं बता चुका हूँ। फिक्स एसेट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट किसमें होगी, वर्किंग कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। इज इट क्लियर? एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करने के 3 मेथड है, पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम सबसे पहले, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो सिर्फ पे बैक तक फोकस है। जब मेरा पे बैक का लेक्चर खत्म आज, बस लेक्चर खत्म, पे बैक का टॉपिक हमने पढ़ना है। ये जो मैंने पढ़ाया है कुछ नहीं याद करना, बस पढ़ के छोड़ दे जी। हाँ जी, इनफ्लो होगा। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं नॉन करंट एसेट टू कैश, जब बेचते हैं तो एंट्री होती है कैश टू नॉन करंट एसेट। सादा सी, मैं आपको पूरी अकाउंटिंग एंट्रियां मैं पूरी नहीं कराता, मैं तो सादा सी बता रहा हूँ। तो जब आप एसेट बेचेंगे तो एंट्री कैश टू नॉन करंट एसेट जब होगी तो कैश इनफ्लो है ना इदारे का, तो इनफ्लो आउटफ्लो लेने हैं सारे। कैश, हमारी सारी डिसीजन मेकिंग कैश की बेस पे होगी, प्रॉफिट की बेस पे नहीं। समझ आ रही है? ये तीनों मेथड में क्या इस्तेमाल होगा, कैश फ्लोज। क्योंकि मैंने आपको कहा था रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है, और रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में शामिल है कि वो कैश में पे होने वाली कॉस्ट होती है। नॉन कैश आइटम हम डिसीजन मेकिंग में काउंट नहीं करेंगे। चलते हैं जी पे बैक की तरफ। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो जी। जी जी बेटा पूछे। किसमें? हाँ जी, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मिसाल के तौर पर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं
जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। अब इससे इन्वायरमेंटल डैमेज से आपको क्या मसला, आपके तो कोई पैसे नहीं लग रहे, आपका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रेस, प्रिंट मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट पे अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ ये मेंशन कर दिया किसी ने कि यार ये इन्वायरमेंट को डैमेज, पानी खराब कर रहे हैं, और वो कंपेन उसकी कामयाब हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल फारिग होगी, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान की कोई भी बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट के इदारे के नॉलेज में आ गया, तो आपको अच्छे खासे क्या देने पड़ेंगे, फाइन, लिटिगेशन, इन्वायरमेंटल एजेंसी आपके खिलाफ हो जाएंगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इदारे हैं जो आम हालात में नजर नहीं आते, लेकिन नोटिस हो जाए कभी कोई बात, तो फिर वो ऐसे ऐसे इदारे निकलते हैं, ऐसे ऐसे इदारों से आपका पाला पड़ता है जो आप समझते हैं यार ये तो पाकिस्तान में किधर आ गई ये इदारे, इधर तो ना ही नहीं सुना मैं कभी। समझ आई? जब आप क्राइसिस में हो ना, तो 2 की जगह 8 इदारों से वास्ता पड़ेगा आपका, क्योंकि इनके आपस में कॉन्टेक्ट्स होते हैं। वो कहते हैं मैं लेके आया हूँ पैसे, जा तू भी लेके आ, मिल के आ। हम्म। वैसे भी लॉन्ग टर्म, अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तो ये आपकी अच्छी रिप्यूट है, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी कस्टमर बेस बढ़ेगी इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में। आपका इदारा अगर फ्लड इफेक्टिव के लिए, इफेक्टिव के लिए काम करता है, तो वो यही कहेंगे ना यार प्रॉफिट कमा नहीं रहे खाली, ये लोगों के लिए भी ख्याल करते हैं, कि थोड़ा एहसास है इनमें। लोग, कस्टमर ये सोचता है यार इन्हें भी भूखे नहीं है, ये कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रॉफिट तो कमाना है हर बिजनेसमैन ने। आगे चले, अब हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है पे बैक। ज्यादा से ज्यादा काम नहीं है हमारा। अच्छा, इसमें इस सब्जेक्ट में टॉपिक छोटे छोटे से हैं, तादाद वाइज टॉपिक जरूर ज्यादा है, लेकिन टॉपिक छोटे छोटे, और कई दफा हमारा टॉपिक वक्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी अब मैं सारी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैंने तो काम की बातें बतानी है। हर मेथड में उसकी डेफिनेशन पता होगी, उसकी कैलकुलेशन। अच्छा, आपको आईकैप की किताब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईकैप की किताब की जितनी एग्जांपल्स है वो हम ये नोट्स में ऐड कर चुके हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग पढ़ी है आप लोगों ने? किस किस बच्चे ने पढ़ी हुई है? अकाउंटिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एग्जामिशन वालों ने एफआर पढ़ी होनी चाहिए। जी, पढ़ी है अकाउंटिंग? कोई ऐसा बच्चा जिसने ना पढ़ी हो? जिसने ना पढ़ी हो? आपने भी पढ़ी है बेटा अकाउंटिंग? हाँ जी, आपने। डेप्रिसिएशन क्या होती है बताओ बेटा? वैसे पूछ रहा हूँ, अभी आती है बात आगे। डेप्रिसिएशन क्या होती है, जितनी देर तक मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलो भाई, लास्ट मैन। कौन है ये, किन्होंने बताई है? रिडक्शन इन, नहीं ये पुरानी खत्म हो गई है डेफिनेशन, जाने दो यार, ये तो आईकॉम के बच्चे सुनाते हैं। ये डेफिनेशन में आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये वाली, ये तो आईकॉम की है, वो जो पाकिस्तानी आईकॉम है। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये रिडक्शन वाली एंट्री तो फारग हो गई हुई है। ये डेफिनेशन तो झूठी है, मतलब आउटडेटेड है। चलो ठीक है, अभी आपके लिए ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग इतनी पढ़ी है तो ठीक है, फिर आपके लिए इतनी ठीक है। चलो, कल से मैं ना ये कॉपी करके लाऊंगा ताकि हमारा ये टाइम बच जाए, और टाइम बच जाए जी। आ जाते हैं जनाब। पे बैक पीरियड हमारा पहला टॉपिक है। देखें, पे बैक के नाम से ही पता चल रहा है, पे का मतलब है यू आर इन्वेस्टिंग, बैक का मतलब है इन्वेस्टेड अमाउंट कितने अरसे में वापस मिल रही है। तो पे बैक पीरियड का मेथड क्या बताता है कि जो आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो असल पैसे आपके असल पैसे कितने अरसे में। आम लोग भी यही करते हैं, यार ये पैसे लगा के ना मुझे 3 साल में मेरे असल पैसे वापस आ जाने, बाद में फिर कमाऊंगा, कमाई कमाई है, इस तरह की गुफ्तगू हम करते हैं, ठीक है।
3 साल में मेरे असल पैसे क्या हो जाएंगे, वह रिकवर हो जाएंगे। तो जो असल पैसों की रिकवरी का टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, पे बैक। पे मींस इन्वेस्टमेंट, बैक मींस रिकवरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या है। इज इट क्लियर? क्या ये टाइम ज्यादा होना चाहिए या कम? 5 साल में पैसे रिकवर होना अच्छा है या 3 साल में? क्यों? 3 साल वाले को कहते अच्छा है, ठीक है, क्यों? जल्दी रिकवर होंगे तो आप उस पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जितने जल्दी रिकवर हो उतना अच्छा होता है। उसके बाद भी आती रहेंगी कमाई, लेकिन वो कमाई ठीक है। इन्वेस्टमेंट जैसे ही रिकवर हुई उसके बाद हम वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो वो कहता है जी पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिकवरी टाइम पीरियड है। ठीक है, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का क्या है, रिकवरी पीरियड है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो पे बैक पीरियड को रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। वो डिपेंड किस पे करता है कि आपको जो कमाई आ रही है वो इक्वल अमाउंट आ रही है या जो कमाई आ रही है वो अनइक्वल अमाउंट है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, अभी छुपा देता हूं नीचे, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हर साल 20-20 हजार रुपया इनफ्लो कैश आना है। तो आपके असल पैसे 1 लाख इन्वेस्ट करके 20-20 हजार अगर आ रहा है, 20 ही आ रहा है ना, 20 से कम आ रहा है ना 20 से ज्यादा, इक्वल अमाउंट आ रही है, तो फिर आप अपने असल पैसे कितने सालों में रिकवर कर पाएंगे, 5 सालों में। कोई फॉर्मूला नहीं आपको आता, कॉमन सेंस से किया आपने। इसके पीछे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 हजार। एक्चुअली आप ये कर रहे हैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, डिवाइडेड बाय क्या है, एनुअल कैश फ्लो। इज इट क्लियर? तो अगर आपके इक्वल कैश फ्लोज हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये लिखा हुआ फॉर्मूला शायद आपको नजर आ रहा हो कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, ये एमसीक्यू के लिए है टाइम बचाने के लिए, लेकिन कंडीशन इस फॉर्मूले का प्रॉब्लम है, ये हर जगह नहीं लग सकता। ये वहीं अप्लाई होगा जहां आपको हर साल जो कमाई आ रही हो, इनफ्लो आ रहा हो, वो क्या हो, इक्वल हो। ये ऊपर हेडिंग दी हुई है, पे बैक पीरियड फॉर इक्वल एनुअल कैश फ्लोज। इज इट क्लियर? नीचे एग्जांपल दिया, बाकी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा। अनइक्वल कैश फ्लोज में आपको ये एक टेबल सा बनाना पड़ता है, ये मैंने टेबल सा बनाया हुआ है। वो टेबल उसका भी बन सकता है, वो जो ऊपर वाला इक्वल है उसका भी टेबल बन सकता है, लेकिन वो टाइम जाया होता है। तो ये टेबल आपने कैसे बनाना है, ईयर्स लिखे, कैश फ्लोज लिखे, माइनस का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और प्लस में कोई फिगर आ रही है, इसका मतलब है ये आपका क्या है, इनफ्लो। अब ये पता है मैंने कैसे लिखा है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का मतलब होता है कि पिछले और अगले मिला के टोटल कैश फ्लोज। तो माइनस में 1 लाख इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको बैलेंस भी कह सकते हैं इस कॉलम को। 1 लाख इन्वेस्टेड है, 1 लाख में से 20,000 रिकवर हो गया, तो रिमेनिंग कितनी बची इन्वेस्टमेंट, ये 80। पता कैसे आया, माइनस का 1 लाख इन्वेस्ट किया था और हमें रिकवरी कितनी हुई, तो बाकी इन्वेस्टमेंट बची 80। 80 में से कितनी रिकवर होगी, 30, बाकी बचा 50। 50 में से 35 रिकवर हो गया, बाकी कितना बचा, 15। और 15 रिकवरी कितनी हुई है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़े से ज्यादा पैसे रिकवर हो गए। ठीक है, तो अब आपका पे बैक पीरियड जो है ना वो 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम है। किससे ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा है लेकिन 4 साल से कम है। नहीं समझ आ रही? 3 से क्यों ज्यादा है, क्योंकि 3 साल तक तो पूरे पैसे रिकवर ही नहीं हुए। और 4 साल क्यों नहीं है, क्योंकि चौथे साल के एंड तक तो वो ज्यादा पैसे आ गए। हमने असल पैसों की रिकवरी देखनी है, ऊपर वाली कमाई नहीं देखनी। ऊपर वाली कमाई को आप इग्नोर कर दें चाहिए इन सालों को। समझ आ रही है बात आपको? असल पैसे आपके कब तक रिकवर हुए वो देखना है। यहां थोड़ा सा मसला होता है, 3 साल से 4 साल नहीं लिखना जवाब, हमने एग्जैक्ट साल लिखने हैं, 3.2 ईयर्स, 3.3 ईयर्स, इस तरह 3.5 ईयर्स। अब वो कैसे निकालते हैं, सुन लें गौर से। जो ये अमाउंट आपने लेनी होती है इसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहते हैं? और ये जो मिली है चौथे साल में इसको कहते हैं रिकवर्ड अमाउंट। क्या कहते हैं इसको, रिकवरेबल
डिवाइडेड बाय रिकवर्ड करनी है आपने, तो ये एक रेशियो सी बन जाएगी। जरा निकालना कैलकुलेटर पकड़ो जरा, 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये पॉइंट्स में कुछ आएगा, क्या आएगा 0. ठीक है 0.60 या 66 इस तरह कुछ होगा। रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, रिकवरेबल अमाउंट जिसकी रिकवरी करनी है डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, तो कितना आ गया 0. अब आपने पे बैक 0.6 ईयर नहीं लिखना, 3 साल तो पहले था, 3 से ज्यादा और 4 से कम है तो 3 प्लस ये करना था, 3 इयर्स प्लस 0.6, तो क्या आंसर आएगा, ये पे बैक पीरियड का आंसर है 3.6 इयर्स। समझ आई? 3 साल से ज्यादा, 4 साल से, तो 3 साल प्लस फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, जी भाईजान आपने बताना बेटा मुझे, मैं आपके सामने एक ऐसी फजूल सी एक और मिसाल रखता हूं। ओहो सॉरी, ये आपने जरा कैलकुलेटर, कैश फ्लोस 40, हाँ जी 15, 10, 20 और ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस 40,000 रिकवर करना था, 15 रिकवर हो गया, 10। जी भाईजान बताएं जरा प्लीज, आपने बताना है भाईजान कितना आता है ये, 25 रह गया जी, 10 रह गया जी, आगे 0। अब जब ये 0 हो जाए ना, अब आपको वो इन बिटवीन नहीं देखना, अब आप पता क्या कहेंगे, पे बैक पीरियड कितने साल है, एग्जैक्ट 3 इयर्स। अब क्यों नहीं देख रहा मैं वो भी इन बिटवीन रिकवरेबल, वजह ये है कि जो एग्जैक्ट ईयर है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 होगी अमाउंट, 0 होने का मतलब है योर एंटायर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। ये केस बल्कि आसान है, ये डायरेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो जब नोट्स बना रहा होता है बंदा तो दिमाग कुछ और होता है, फिलोसफाना होता है, जब पढ़ा रहा होता है तो बच्चे की शक्लें देख के अंदाजा हो जाता है कि ये ऊपर से गुजर जाना है अभी। नहीं, ये आपको बात समझ आ गई है, 0 वाली, 0 का मतलब है इन्वेस्टमेंट पूरी, लेकिन अगर 0 नजर ना आ रहा हो, 0 ना नजर आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि 3 से 4 साल के इन बिटवीन था, तो वो इन बिटवीन हो ना 0, तो फिर वो कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये मेरा ख्याल है हमने लिखा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड करके क्या आंसर है 3.6 इयर्स। समझ आ रही है भाईजान? जरा समरी बताएं प्लीज, पे बैक पीरियड क्या होता है, क्या होता है सादा जबान में, क्या होता क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे, कमाई के जरिए, इनफ्लो के जरिए हमें कितने अरसे में वापस होगी। जी, पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के 2 तरीके कौन से हैं? जी भाईजान आप जी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आपने कहना है अगर सर इक्वल कैश फ्लोज हो, क्या हो, तो वो आपका फॉर्मूला है सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, और अगर इक्वल कैश फ्लोज ना हो तो सर टेबल बनाते हैं, जब टेबल बनाते हैं तो बीच में कभी कभार एग्जैक्ट ईयर के सामने 0 आ जाता है, और अगर एग्जैक्ट ईयर के सामने 0 ना आ रहा हो तो इन बिटवीन आ रहा हो, तो फिर वो हम रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड से फ्रैक्शन टाइम की, ईयर की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले शॉर्मूले रट्टा लगा लेना है, बाकी ये अब काम की चीज है जो कि यहाँ ये याद करना है, पे बैक पीरियड क्या होता है याद करना जरूरी नहीं, पता चल गया, फॉर्मूले याद करने हैं कि 2 केस हैं, 2 केस हैं, बात ही यहाँ से शुरू करनी है। अगर इक्वल कैश फ्लोज हो या इवन तो फॉर्मूला है, इक्वल कैश फ्लोज ना हो तो पे बैक के लिए क्या है, टेबल है। वो टेबल में आगे फिर फटा है कि टेबल में एग्जैक्ट ईयर के सामने आ रहा है या इन बिटवीन आ रहा है। जी, किसी बच्चे का कोई मसला मसाइल? अच्छा,
पे बैक पीरियड में बच्ची बताएं, प्रॉफिट इस्तेमाल होता है या कैश फ्लोज? जी आपने बताना है बेटी। कैश फ्लोज। प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में क्या फर्क होता है बताओ भाई जवान। जी आप। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है, कैश फ्लोज एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क, आपका फर्क ठीक है गलत नहीं है, दूसरा फर्क बताओ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलना नहीं, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आपने, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तुसी पढ़ी है जी। कोई नहीं जी। नहीं, आप अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताएं, प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में क्या। जब आपके टीचर ने पहली दफा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाई होगी ना, उन्होंने एक कहानी सुनाई होगी, व्हाई प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट या व्हाई प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। हम क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो टीचर ने पढ़ाने से पहले आधे घंटे की स्टोरी सुनाई होगी। मैं नहीं मानता किसी ने ना सुनाई हो, हमारे उस्तादों ने तो हमें सुनाई, वो लंबी सी कहानी सुनाई थी कि प्रॉफिट ही सफिशिएंट क्यों नहीं है, कैश फ्लोज की क्यों जरूरत पड़ती। जी भाईजान। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यहां तक आप पहुंच गए हैं। एक्चुअली प्रॉफिट में कैश और नॉन कैश तमाम खर्चे एडजस्ट हुए होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे जो कैश में दिए चाहे नॉन कैश। और प्रॉफिट एक सब्जेक्टिव फिगर है, प्रॉफिट कंक्रीट अमाउंट नहीं है। अगर हम कंक्रीट प्रॉफिट देखना चाहते हैं, कंक्रीट फिगर देखना चाहते हैं, तो हमें प्रॉफिट को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि तमाम नॉन कैश आइटम से हमारी फिगर्स पाक हो जाएं। इसीलिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो जो डेप्रिसिएशन लेस हुई थी आप ऐड बैक करते थे। क्यों ऐड बैक करते थे? ताकि नॉन कैश आइटम को नलिफाई किया जाए। नहीं समझ आई? मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूं, मेरी इनकम स्टेटमेंट है 1 लाख की सेल है, माइनस तमाम वो खर्चे जो कैश में देने वाले हैं वो है 40,000। तो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मिसाल के तौर पर, या चलो डेप्रिसिएशन से पहले वाला, ये मैं आपको पिछली चीजों का रेफरेंस दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, जितना पता है ठीक है, इसको आगे गल करिए। 1 लाख की सेल है, माइनस खर्चे करो। अभी इसमें डेप्रिसिएशन मैंने लेस नहीं की, कितना आया ये? इसको मैं अपने सब्जेक्ट में कैश फ्लो कहूंगा। क्या कहूंगा? इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर दूं, फॉर एग्जांपल 15,000, तो ये मेरा क्या है? प्रॉफिट 45 है, ऐसे ही है। हमें प्रॉफिट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, पेबैक के लिए भी कैश फ्लो चाहिए, हमें उसके लिए भी कैश फ्लो चाहिए, क्या नाम है, एनपीवी के लिए भी, आईआरआर के लिए भी। ठीक है, प्रॉफिट ये चाहिए। हाँ, एग्जामिनर हमारे साथ 2 नंबरी कर सकता है एमसीक्यूज में कि वो प्रॉफिट दे दे। क्या दे दे? और नीचे रिक्वायरमेंट में कह दे पे बैक निकालो, तो कुछ बच्चे प्रॉफिट लेके पे बैक निकाल आएंगे, जो कि गलत है। पे बैक पीरियड कैन नेवर बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रॉफिट। अब कैसे करेंगे बताओ? प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रॉफिट को कैश फ्लोज में क्या करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट ऐड बैक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ना बताइए तो स्ट्रेट लाइन चलती है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश फ्लो पे जाएंगे। हर साल 4 साल का डेटा ना, तो 4 साल के प्रॉफिट में चारों साल की डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, कैश फ्लो आएगा, देन यू कैन कैलकुलेट पे बैक। ये नोट लिखा हुआ है मैंने, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जी पे बैक पीरियड में एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स यूज होंगे। आफ्टर टैक्स अभी फिलहाल परेशान ना हो, आफ्टर टैक्स कैसे आते हैं वो बाद में पता चल जाएगा आपको। लेकिन काम की बात ज्यादा ये है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हो तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके ऐड बैक करके क्या करना है। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ही होती है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं स्ट्रेट लाइन से नहीं, मैंने तो रिड्यूसिंग से करनी है। तो कोई नहीं, जो दिया होगा वो मेथड चलता है, ना दिया हो तो पूरी हमारे सब्जेक्ट में
स्ट्रेट लाइन मेथड इज एप्लीकेबल। ले जी, यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अगर आप मेरी ये सारी स्टोरी सुने ना, तो मैंने पता कितनी बातें बताई हैं। मैंने 2 बातें बताई हैं पे बैक में। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ पे बैक। नंबर 2 क्या बताई है? एक मैंने डेफिनेशन बताई है इसकी अभी, एक मैंने इसकी क्या बताई है? कैलकुलेशन। अगर इक्वल कैश फ्लोज हो हर साल के, अनइक्वल कैश फ्लोज हो, वो अलग बात है कि बीच में मैंने ट्विस्ट क्या समझाया है कि उसने आपको कैश फ्लो देने की बजाय अगर क्या दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो प्रॉफिट से कैश फ्लो तक का सफर कैसे होगा। चले आ जाए जरा, ये एग्जाम्पल हमने करनी है। हाँ जी, ये एग्जाम्पल नजर आ रही है आपको 17.1। करें जरा इसको 17.1, पकड़ें कैलकुलेटर, करें एग्जाम्पल 17.1। तमाम एग्जाम्पल के सॉल्यूशन मौजूद है नोट्स में। चलो बच्चों, एग्जाम्पल 17.1 करें। सेवनटीन पॉइंट वन एग्जाम्पल। ये तो वैसे ही देख के हो सके कैलकुलेटर पे, इसको लिख के नहीं करना। ये तो बहुत आसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? आउटले इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। आउटले किसे कहते हैं? इनिशियल आउटले 1 लाख, और एनुअल कैश फ्लोज जो दिए हुए हैं अगले 10 सालों तक कितने हैं? हाँ जी, तो आपको 10 सालों से तो कर्ज नहीं है, आपने 1 लाख डिवाइडेड बाय 9500 करना है। 10 पॉइंट, ये आंसर है 10.53 या 3। चलो, इसका मतलब है ये अपनी पूरी लाइफ में भी अपने पूरे पैसे नहीं कर रही, ऐसी इन्वेस्टमेंट है। 10 साल लाइफ है ना उसकी, तो 10 साल से ज्यादा पे बैक है, तो ये तो पूरी लाइफ में भी अपने पैसे पूरे बेचारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही जी। तो कोई मसला नहीं, आपने उस 10 साल को इग्नोर करना है, आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। बिल्कुल, 10 साल उसकी लाइफ है। बोला बात है कि जब वो कमेंट मांगेगा तो मैं कहूंगा कि भाई उसकी टोटल लाइफ ही 10 साल है, और वो 10 साल में भी अपने पूरे पैसे रिकवर नहीं करी, क्योंकि 10.53 सालों में जाके उसके पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो ये फ्लॉ है इस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमने जब कैलकुलेशन करनी है तो 10 साल को इस्तेमाल नहीं करना, वो कंपैरिजन में इस्तेमाल होगा। तो हमारा आंसर कितना है जी? लेकिन उसने मांगा नहीं था ना डिसीजन, उसने कहा सिर्फ फाइंड करो। तो भाई इसका पूरी लाइफ में भी पूरे पैसे रिकवर नहीं हो रहे। 17.2 करें जी, ये ले 17.2। ये 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये लिख के करें। 17.2। कल आपके पास जरा नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको फायदा नजर नहीं आता ना, वो थोड़ा पीछे बैठे हुए बच्चों को पता नहीं चलेगा। नोट्स होंगे तो आपकी आसानी है। हर प्रोजेक्ट को सेपरेटली सॉल्व करना है।
हो गया, ए बी और सी तीनों, विच वन इज बेटर भी लिखना है एक लाइन में, रिकमेंडेशन भी देनी है बी। चलो देखते हैं। सब बच्चे कर लें प्लीज। वो कल मैं क्वेश्चन कॉपी करूंगा सिर्फ, ये नहीं इसमें आंसर भी कॉपी हो गए हैं, तो चलें। जी नहीं, जी जनाब, नहीं नहीं हो रहा। ये प्रोजेक्ट बी में ना मैंने इंग्लिश में प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, तो अगर आपने लफ्ज प्रॉफिट को अहमियत नहीं दी ना तो ये तो पूरा ही नहीं होना। प्रॉफिट्स नहीं लेने, ये पॉइंट है इसमें, प्रॉफिट्स नहीं लेने, इसको पहले कैश फ्लोज में कन्वर्ट करें। इधर लिखा हुआ है कैश फ्लोज, ये तो ऐसे का ऐसे यूज होगा, इधर मसला है। प्रोजेक्ट बी में मैंने लफ्ज हेडिंग क्या दी हुई है, प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स विल नॉट बी यूज्ड, it must be converted into cash flows। जी प्रोजेक्ट ए का आंसर क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन, एनुअल कैश फ्लोज है 1 मिलियन, लाइफ इग्नोर करें आप फिलहाल, 1 मिलियन डिवाइड और 5 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन, तो 5 साल आ गया आंसर। ये 5 साल ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है हमारा आंसर। प्रोजेक्ट ए में तो मेरा नहीं ख्याल किसी को मसला। प्रोजेक्ट सी पर आते हैं पहले। सी में क्या है, 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट्स खरीद रहे होंगे आप, प्लांट बिल्डिंग मशीन, ये मतलब है। 4 मिलियन के एसेट्स खरीद रहे होंगे आप, उससे आपको कैश फ्लोज 5 सालों में ये आएंगे। तो अब आप इसका, क्योंकि ये हर साल के डिफरेंट है, तो आपने ये टेबल सा बनाया होगा। अच्छा सी मैंने कॉपी नहीं किया, चलो तो टेबल हमने बनाया होगा 4 मिलियन, 4 मिलियन माइनस 800 करें तो 3200 राउंड करके, फिर मेरा ख्याल है ये 2000, 1000 और ये पॉजिटिव 1000, तो ये मेरा ख्याल है ये इन बिटवीन आ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, तो ये आपका आ जाएगा 3.5 ईयर्स। ठीक है, समझ आया बेटा। नेक्स्ट ये जो प्रॉफिट वाला काम है, ये मसला है, आपने प्रॉफिट को पहले किस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो ये 2 मिलियन जो है ये कॉस्ट ऑफ एसेट है असल में, जो आपने परचेज करना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू नहीं बताई हुई, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये लाइफ 5 साल है, लाइफ यहां से पता चल रहा है ये लाइफ है, तो 4 लाख पर एनम, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए लेस हुई है, आपने एड बैक कर देनी है 4 लाख एड बैक हर साल। तो ये नीचे टेबल बना होगा मेरा ख्याल है, ये प्रॉफिट्स है, ये डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन की तो ये कैश फ्लोज आ गए एड बैक। समझ आ रही है, पता नहीं है मुझे मुझे पता नहीं मैंने नोट्स में डेप्रिसिएशन निकाली हुई है कि नहीं, मतलब कैसे कैलकुलेट किया मुझे नहीं पता, ये मैंने क्योंकि पता नहीं सारा कॉपी किया है कि नहीं, नोट्स में शायद उन्होंने डेप्रिसिएशन शो की हुई है, कैसे निकली है। हाँ ठीक है, नोट्स में शो की हुई है, यहाँ मैंने कॉपी नहीं की। तो ये कैश फ्लोज आ गए,
और तो एग्जैक्ट 3 इयर्स बन रहा है, पे बैक कितना बन रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, बी वाला। बी क्यों बेहतर है, ए का 5 साल है, बी का 3 साल है, सी का 3.5 इयर्स। तो विच एवर इज लोअर, जिसका पे बैक सबसे कम होता है उसकी रिकवरी उतनी जल्दी है। ये लिखा भी हुआ है। फैसला करने का रूल कैसे पढ़ते हैं, यही याद करना, ये समझना है। डिसीजन मेकिंग रूल क्या है, अगर आपके प्रोजेक्ट का सॉरी, अगर दूसरा बुलेट पहले देखें, अगर किसी कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों, मल्टीपल का मतलब है 2-3 जैसे यहाँ थे, तो आपने वो प्रोजेक्ट देखना है जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड हो, वो बेहतर है। और अगर कंपनी का एक ही प्रोजेक्ट का डाटा दिया हो क्वेश्चन में, कितने दिए हो, तो आपको क्वेश्चन में एक्सेप्टेबल पे बैक दिया होगा। क्या दिया होगा, वो क्या होता है, आई कैप ने एक इंग्लिश में फिक्रा लिखा होगा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये फिक्रा लिखा होगा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट ऑल दोस प्रोजेक्ट्स विच हैव पे बैक पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इस तरह का ना एक फिक्रा लिखा होगा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट्स ऑल दोस प्रोजेक्ट्स विच हैव, मिसाल के तौर पर पे बैक पीरियड ऑफ, ये जो फिक्रा लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मैनेजमेंट का एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है। अगर आपका प्रोजेक्ट 3 साल से या 3 साल या उससे कम पे बैक दे रहा है तो कबूल है। अगर मैनेजमेंट के बताए हुए पे बैक पीरियड से ज्यादा टाइम है तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए काबिल कबूल। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, अगर आपने जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया है वो एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड के बराबर हो या कम हो, लेस देन हो या क्या हो, इक्वल टू हो, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, कंपनी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज कंपनी विल। इसको जाके नोट्स को जरा बेहतर तरीके से पढ़ लेना है आपने। एग्जाम्पल इसके बाद है कोई और, देखें नोट्स में। इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये कल हम डिस्कस करेंगे, बस खत्म, आज इतना ही। तो आपने ये नोट्स ले लेना है, क्योंकि नोट्स नहीं है आपके पास फायदा कोई नहीं एक्सप्लेन करने का। सब बच्चों के हाथ में नोट्स हो कल, ताकि फिर कम से कम इसी टॉपिक के हों जो हमने अगला पढ़ना है। फाइल कौन सी वाली, ये वाली, अच्छा नहीं वो मैं भेजूंगा नहीं, ड्राइव पे मिल जाएगी आपको, ये ड्राइव पे मिल जाएगी, गूगल ड्राइव से मिल जाएगी ये। हाँ वो ग्रुप में भी आ जाएगा, MFA स्प्रिंग 23, मेरा ख्याल है ये लिखा हुआ है बगैर स्पेस के, यही है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है ये वाला, यहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है बस। ओके, अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। जी बच्चों, कोई मसला मसाइल जो घर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज तो ठीक था, है ना, आज तो आवाज का प्रॉब्लम नहीं था। जी बेटा, चलो बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।